तो दोस्तों आज की सारी खबरों को जानने से पहले आप ये आर्टिकल पढ़िए, पढ़ के बहुत अच्छा लगे। और वैसे भी आज की जो प्रमुख खबर है वो जर्मनी के इर्द गिर्द ही है, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि जर्मनी को अब भारत से पढ़े लिखे इंग्लिश बोलने वाले इंजीनियर्स और साइंटिस्ट चाहिए। इसके अलावा S-400 अर्मेनिया और BMD टेस्ट को लेकर क्या खबरें निकल कर आई है, आगे हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम लोग अर्मेनिया की बात कर लें तो रिसेंटली अर्मेनिया की फोर्सेस ने अमेरिका की फोर्सेस के साथ एक युद्ध अभ्यास किया और यहाँ पर देखने के लिए ये मिला कि जो अर्मेनियन फोर्सेस थी उन्होंने भारत में बने हुए हेलमेट माउंटेड साइट पहन रखे थे, जो कि भारत के बेंगलुरु स्थित एक कंपनी है जिसका नाम टोमेगो इमेजिंग है, उसके द्वारा बनाए जाते हैं। और ये भारतीय फोर्सेस भी इस्तेमाल करती है। भारत के अलावा अब अर्मेनिया की फोर्सेस भी इस्तेमाल कर रही है और आगे देखें तो फ्रांस और साथ में इजरायली फोर्सेस भी इन सभी का इस्तेमाल करती है। तो कहने का मतलब लगभग सभी क्षेत्रों में अर्मेनियन फोर्सेस अब भारत के ऊपर निर्भर होते जा रही है। इसी सीरीज में बताया ये जा रहा है, अभी कुछ समय पहले एक जो खबर निकल कर आई थी जिसकी पुष्टि नहीं हो पाई थी, उसकी दरअसल पुष्टि हो चुकी है कि अर्मेनिया इस समय काफी ज्यादा उत्सुक है भारत की प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल खरीदने के लिए, जो कि वो इजरायली लोरा मिसाइल के काउंटर में खरीद रहा है। लोरा मिसाइल जैसा हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, काफी ज्यादा एक्यूरेसी रखने वाली एक क्वासी टाइप बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि इजरायली मेड है और अजरबैजान इसका उपयोग करता है। और अर्मेनिया के अंदर स्थित हाई वैल्यू टारगेट्स को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश अजरबैजान द्वारा इन फ्यूचर इसी मिसाइल से की जा सकती है। तो इसके काउंटर के तौर पर वैसे तो भारत के पास कई और सारी मिसाइलें हैं जिसमें हम लोग शुरुआत में ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ब्रह्मोस खरीदी जाएगी, लेकिन ये लोग अब प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल के पीछे पड़े हुए हैं और यही मिसाइल इन्हें हर हाल में चाहिए। वैसे मैंने आपको बताया था कि इनके पास 3 चॉइसेस और हैं, प्रहार मिसाइल, प्रनाश मिसाइल और प्रगति मिसाइल, जिन्हें अगर ये खरीदते हैं तो काफ़ी आसानी होगी, क्योंकि ये सारी की सारी मिसाइलें 300 किलोमीटर के अंदर रेंज रखती है। चूंकि अर्मेनिया MTCR का सदस्य नहीं है तब भी वो बड़ी आसानी से इन्हें खरीद सकता है। लेकिन प्रलय की बात की जाए तो ये 500 किलोमीटर रेंज वाली है। हालांकि हम लोग इसका एक्सपोर्ट वेरिएंट तैयार करके अर्मेनिया को दे सकते हैं, तो इन फ्यूचर काफी जल्द इसको लेकर कोई संभावित डील जरूर हो सकती है। अब अगली खबर में हम लोग जर्मनी को डिस्कशन कर लें। अब वैसे तो यूरोपियन देशों ने सस्ती लेबर के लिए इन माइग्रेंट्स को अपने देशों में अलाउ किया। आज वहां पर स्थितियां किस तरह की जनरेट हो चुकी है ये सारी हमारे सामने है। और ये जो माइग्रेंट वहां पर पहुंचे भी हैं ये नॉन स्किल्ड हैं और एक तरह से इन्हें परजीवी ही कहा जा सकता है। ये किसी विशेष काम के लिए उतनी योग्यता नहीं रखते। और अगर स्पेशली जर्मनी की बात की जाए तो जर्मनी काफी ज्यादा क्षेत्रों में एक साथ पिछड़ते हुए दिखाई दे रहा है, इसलिए अब उससे स्किल्ड वर्कर्स की अनिवार्यता है, जिसके लिए वो काफी लंबे समय से भारत से डिमांड भी कर रहा था। इसमें मेडिकल सेवाओं से संबंधित भी कुछ कर्मचारियों की उसे रिक्वायरमेंट थी, जिसके लिए वो भारत से संपर्क कर चुका था। लेकिन इसी बीच खबर निकल कर ये आ रही है कि अब इन्हें इंग्लिश स्पोकन इंजीनियर्स और साथ में साइंटिस्ट ये भी बड़ी मात्रा में चाहिए। और इसके लिए जर्मनी ये चाहता है कि भारत के जो साइंस स्टूडेंट्स हैं वो अब जर्मनी में रुक जाएं और जर्मनी में रहकर ही वो अपना कामकाज करे और जर्मनी जिन क्षेत्रों में पिछड़ा हुआ है उन क्षेत्रों को मजबूत करने में अपना योगदान दे। हालांकि भारत के अलावा भी अन्य कुछ और देशों में इंग्लिश बोली जाती है, तो यहाँ से भी वो लोग यही चाहते हैं कि उनके साइंस स्टूडेंट उनके देश में आ जाए, लेकिन भारत को यहाँ पर प्रमुखता से टारगेट किया जा रहा है। दरअसल बताया ये जा रहा है कि जर्मनी के अंदर बहुत ही जल्द बहुत बड़ी संख्या में पुराने इंजीनियर्स और साइंटिस्ट वगैरह रिटायर होने जा रहे हैं और इनके पद फुलफिल करने के लिए उनके पास अपनी कोई व्यवस्था नहीं है। इन्हीं सबको लेकर जर्मनी के श्रम मंत्री द्वारा रिसेंटली बर्लिन में एक यूनिवर्सिटी का विजिट किया गया और यहीं पर उन्होंने कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत के साइंस स्टूडेंट्स को अपने यहाँ पर रुककर वहीं पर काम और अपने स्टार्टअप शुरू करने के लिए कहा। दरअसल 2022 में भी एक रिपोर्ट निकल कर आई थी जर्मनी के परिप्रेक्ष्य में, जिसमें यह बताया गया था कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ संबंधित विशेषता रखने वाले कम से कम 3,20,000 लोगों की आवश्यकता जर्मनी में पड़ने जा रही है। तो इन सब चीजों को फुलफिल कौन करेगा? तो इसके लिए ये लोग भारत की तरफ देख रहे हैं। इसके अलावा जर्मनी में एक और समस्या काफी लंबे समय से चल रही है और वो ये है कि यहाँ पर जो वेतन दिया जाता है वो अन्य यूरोपियन देशों की तुलना में कम दिया जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में ज्यादा लोग जर्मनी जाना पसंद नहीं करते हैं। तो इन सब का भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है जर्मनी के ऊपर और इन्हीं सारे कारणों की वजह से जर्मनी कई सारे क्षेत्रों में बहुत ज्यादा पिछड़ गया है। इसी वजह से अब उनका उद्देश्य ये है कि भारत से आने वाले प्रभावशाली लोग जो कि उनके लिए मददगार हो सकते हैं उनका वेलकम किया जाए। अब यहाँ पर आप नीचे कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा कि जर्मनी की क्या इस क्षेत्र में भारत द्वारा मदद की जानी चाहिए या फिर नहीं। अब अगली खबर की बात कर ली जाए तो ये खबर रशियन S-400 से जुड़ी हुई है और ये खबर सीधे निकल कर आ रही है रशिया की न्यूज एजेंसी स्पुतनिक द्वारा।
तो कुछ ही समय पहले मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि जल्दी ही S400 की लोकल मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर की जा सकती है। इसके अलावा S400 को लेकर एक MRO फैसिलिटी की स्थापना भी भारत के अंदर हो सकती है, जिससे होगा ये कि रशिया इनकी मैन्युफैक्चरिंग समय पर और ज्यादा मात्रा में कर पाएगा। इसके अलावा एक्सपोर्ट करने में भी उससे कोई विशेष समस्याएं नहीं जा सकती और आजू बाजू के जितने देश जो कि रशिया की फ्रेंडली कंट्रीज माने जाते हैं, उन्हें अगर एक्सपोर्ट भी करना होगा तो वो यहीं से भारत में निर्मित S400 को एक्सपोर्ट कर सकता है। इसके अलावा इससे संबंधित मिसाइलों की मैन्युफैक्चरिंग और अन्य कई तरह के क्रूशियल पार्ट्स वगैरह भी भारत में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। तो बताया जा रहा है कि इसको लेकर समझौता बहुत ही जल्द भारत और रशिया के बीच में पूरा होने जा रहा है, जिसमें रशिया की कंपनी किसी एक भारत की कंपनी के साथ मिलकर भारत के अंदर जॉइंट वेंचर तैयार करेगी। इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए जितनी DOT की आवश्यकता होती है वो सारी प्रोवाइड करवाएगी। इसके साथ साथ इसको लेकर समस्त फैसिलिटी तैयार की जाएगी और फाइनली S400 का मेंटेनेंस और इससे संबंधित स्पेयर पार्ट्स, इसकी मिसाइलें वगैरह भारत में निर्मित होनी शुरू हो जाएगी। अब अगली खबर निकल कर आ रही है DRDO के मिसाइल टेस्ट को लेकर। कुछ ही दिन पहले मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि BMD के एडवर्ड इंटरसेप्टर का परीक्षण DRDO द्वारा किया जा सकता है। इसके लिए नोट ऑफ वार्निंग भी जारी की गई थी, लेकिन फिर मैंने आपको ये वीडियो भी बनाकर बताया कि चाइना द्वारा अपने स्पाई वेसल्स इस क्षेत्र में भेज दिए गए हैं, तो काफी ज्यादा दिक्कतें हो सकती है DRDO के मिसाइल परीक्षण को लेकर, क्योंकि ये लोग ताकझाक करने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि एड-1 का ही परीक्षण यहाँ पर किया जाना है, जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण मिसाइलों में से एक है। तो डेफिनेटली इसकी सुरक्षा में बिल्कुल भी चूक ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसलिए बताया ये जा रहा है कि इस नोटाम को कैंसिल करके इसे पोस्टपोन कर दिया है 24 से लेकर 26 तारीख के बीच में। 220 किलोमीटर के रेंज में ये नोटाम वार्निंग जारी किया गया था और ओडिशा के भालापुर स्थित APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से इनका परीक्षण किया जाना था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक और ट्विस्ट निकल कर आ रहा है। आप सभी को याद होगा कि पश्चिम बंगाल एरिया में भी एक टेस्ट फैसिलिटी को तैयार करने की बात सामने निकल कर आई थी, यानी केवल APJ अब्दुल कलाम आइलैंड के ऊपर ही DRDO निर्भर नहीं रहना चाहता। लेकिन अब कुछ मीडिया खबरों के हवाले से ये बताया जा रहा है कि चूंकि जिस एरिया में नोट ऑफ वार्निंग जारी की जाती है उतने समय के लिए वहां के लोकल मछुआरे मछली वगैरह नहीं पकड़ पाते, तो ये काफी गंभीर समस्या बताई जा रही है। और इसको लेकर वहां की गवर्नमेंट द्वारा जो वेस्ट बंगाल के जुनपुट में ये लॉन्च पैड तैयार किया जाना था, उसे कैंसिल करवा दिया गया है। और ओडिशा के बालासोर स्थित APJ अब्दुल कलाम आइलैंड की भी बात की जाए तो यहाँ पर भी कुछ समय पहले खबरें निकल कर आई थी कि साल के कुछ महीनों तक यहाँ पर मिसाइल टेस्ट ना किया जाए, क्योंकि कुछ विशेष प्रकार के कछुए वगैरह यहाँ पर आते हैं और मिसाइल टेस्ट परीक्षण वगैरह से उनकी प्रजाति को खतरा पहुंच सकता है। जबकि मैं आपको बता दूं कि 90s के दौर में APJ अब्दुल कलाम आइलैंड जो था वो 99 सालों के लिए ओडिशा गवर्नमेंट ने DRDO को लीज पर दिया था। लेकिन अब कुछ इस तरह के इंटरनल मैटर्स निकल कर आ रहे हैं, जिस वजह से DRDO को मिसाइल टेस्ट करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। एक तो एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स और दूसरी इंटरनल प्रॉब्लम्स। तो इस तरह की दोनों ही चीजों से एक साथ निपटने की आवश्यकता है। अब और लंबे समय तक इस तरह की चीजें नहीं सही जा सकती। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।